हर वेंसडे होंगी, जैसे वहां पर मेंशन किया हुआ है ऐसे कुछ। ठीक है, तो एक बारी आप रिहाना मैम को, आप सभी की रिहाना मैम का नंबर है, आप जो यहाँ पर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन वाले पूछ सकते हैं, जो ऑनलाइन है गाइस आप ऑनलाइन पर रिहाना मैम से कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर लो, मैम कितने बजे से है, हमारा बैच इतना आगे गया है। नहीं, ठीक है, तो आपको सारी जो प्रॉब्लम्स है मैम बता देंगी, क्योंकि मैं वो चीज नहीं ले रहा, वो अपने ही चले कुछ कर रहे हैं अपने आप लोगों के लिए, तो वो उनका अपना गोल है, समझ लो, तो वो आपको ज्यादा असिस्ट कर पाएंगे इस चीज को लेके। तो देखो गाइस, आज आपका टॉपिक है, दिख रही है आपको ये स्क्रीन? हेलो, हाँ एक्सक्यूज जी। मी सर। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। आपका वॉइस बोलो, ब्रेक सुन हो रहा रहा है हूँ। बहुत ज्यादा। वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा, एक सेकंड दो, एक सेकंड दो, चेक करता हूँ। अवधेश, आपको लेकिन मेरी आवाज आ रही है, ब्रेक हो रही है, हाँ या ना? यस सर, हो रही है। हो रही है, या मेरी तरफ से आप स्पीड देख रहे होंगे, आप ठीक आ रही है, क्या बता आप लोगों का कनेक्शन। सर मेरी स्पीड 250 MB आ रही है। या मेरी तरफ से ही कुछ लैग है, थोड़ा सा लैग मेरी तरफ से है, उसकी वजह से हो रहा है ये। ठीक है, अवधेश अब बताना मेरी आवाज ठीक आ रही है, अब जब बताना एक बार कंफर्म जरूर यस सर, करना अभी मुझे। ठीक, अभी अभी ठीक है सर। ठीक है, तो देखो आज, ठीक है, ठीक है, आपका आज का टॉपिक है, आप पहले हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ मेमोरी इन डिवाइसेस। टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ मेमोरी इन डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में एक मेमोरीज होती है, इनका नाम पता करना जरूरी है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, चाहे आपका स्विच हो, ठीक है, चाहे आपका राउटर हो, इन सब में हमारे पास सेम कुछ टाइम ऑफ मेमोरीज होती है, वो जानते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारे पास जो आपकी रियल डिवाइसेस है, अच्छा लैपटॉप हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब में एक मेमोरी कॉमन दिखती होगी, दैट इज रैम। रैम लिखेंगे, पहले डालेंगे, देखो रैम हमारी दोनों में होती है, सभी डिवाइस में होती है, चाहे नेटवर्किंग डिवाइस हो, चाहे आपका क्लाइंट का डिवाइस हो, सब में रैम होती है। आपके फोन में भी है, मेरे फोन में भी है, मेरे लैपटॉप में भी है, हमारे नेटवर्किंग डिवाइस में भी रैम होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इस टाइप की मेमोरी में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी चीज है आपकी, आपका कोई भी डिवाइस हो, चाहे कंप्यूटर, ये नेटवर्किंग डिवाइस हो, ये जो अपनी बूटिंग करते हैं ना, जितनी भी आपकी प्रोसेस है, चाहे आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन हमारी रैम के पास आती है। रैम एग्जीक्यूट करवाता है सीपीयू से। तो रैम हमारी एक ऐसी मेमोरी होती है जो हमारी सारी एग्जीक्यूशन, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दे रहा है खुद अपने आप कुछ काम करवाने के लिए, सारा का सारा रैम से होता है। तो जब आपका डिवाइस ऑन होता है, तब रैम में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल आती है, वहां से उसकी जो इंस्ट्रक्शन थे वो लोड होते हैं, तब आपका डिवाइस ओपन होता है ऑटोमेटिकली। चाहे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या अपने आप वो कुछ परफॉर्म कर रहा हो, सारा का सारा काम रैम करवाती है। तो रैम का पहला पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको विजिबल है स्क्रीन में मेरा पॉइंट्स। रैम इज द मेमोरी यूज्ड बाय राउटर और स्विच, दोनों में यूज करते हैं टू रन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? रैम पे। एंड एग्जीक्यूट प्रोसेसेस, मैंने बताया जो एक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल है, ऐसे ही हमारे डिवाइस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो आपका नेटवर्किंग डिवाइस है एक क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उनको लोड करवाने के लिए हमारी कहाँ आती है फाइल? रैम पे आती है। और जो भी आप एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेस दे रहे हो कि भाई ये करो, होस्ट नेम चेंज करो, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आपकी रैम पे ही जाती है। तो ये पॉइंट फटाफट लिखो। ऑनलाइन क्लास वाले आप भी गाइस प्लीज लिखते रहिए अपनी नोटबुक्स में। जितनी भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होती है वो रैम से ही एग्जीक्यूट होती है, और जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो प्रोसेस हो रही है एग्जीक्यूशन की, वो सारी की सारी रैम पे ही जाती है।
वीकडेज वाली बैच की होती है, ठीक है। अब रैम कैसी मेमोरी होती है? टेम्पररी मेमोरी होती है यार। आपका डिवाइस, मैंने बोला सुनो, आपने होस्ट नेम चेंज किया, इंस्ट्रक्शन की होगी, रैम पे सेव होगी। अब सुनना, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अभी मैं चलो अपने लैपटॉप के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये फाइल खोली भी है, मेरा डिवाइस बंद हो जाता है तो रैम की सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो सारी रिमूव हो जाती है। तो इसमें जो डेटा होता है वो क्या होता है? टेम्परेरी होता है, परमानेंट हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है जो होल्ड करती है डिवाइस के इंस्ट्रक्शन। तो दूसरा पॉइंट आपका आता है, इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट डिवाइस सीपीयू नीड्स फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो आपका डेटा प्रोसेस करता है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन हमारा रैम से लेता है। भाई सीपीयू आपका ब्रेन है डिवाइस का, तो वो जितनी भी इंस्ट्रक्शन लेगा किससे लेगा? रैम से। दूसरा पॉइंट लिख लिया सर, ये टेम्पररी मेमोरी होती है, और जितनी भी इंस्ट्रक्शन हमारे डिवाइस को मिलती है सारी यहीं से मिलती है, यानी सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, ठीक है। इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। वोलेटाइल मेमोरी क्यों? जैसे आपका डिवाइस ऑफ, डेटा उड़ गया, परमानेंट नहीं होता, इसलिए वोलेटाइल होती है ये मेमोरी। जो थर्ड पॉइंट बता रहा है, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी मीनिंग द कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द डिवाइस लूजेस पावर। जैसे डिवाइस का पावर उड़ा, वैसे आपके डिवाइस की जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी रैम में, जो भी डेटा था सारा का सारा इरेज हो जाए। तो रैम हर डिवाइस में होती है, यानी अभी हम नेटवर्किंग डिवाइस यानी स्विचेस और राउटर की बात कर रहे हैं तो उन्हीं से फोकस करेंगे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होती है हमारे डिवाइस की, वो जो एग्जीक्यूशन के लिए जाती है वो हमारी रैम से ही जाती है, और जो इंस्ट्रक्शन होती है वो भी। प्लस ये टेम्पररी मेमोरी यानी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जैसी पावर ऑफ हुई वैसी सारी इंस्ट्रक्शन जो भी उड़ जाएगा। बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है ना, वो बताऊंगा कहाँ सेव होती है, वो वहां से उठ के रैम पे आती है एग्जीक्यूट होने के लिए। कहीं ना कहीं स्टोर तो होगी। अगर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल मेरी रैम पे होगी तो मैंने बंद करूंगा तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाएगा। बट वो लोड होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल एक परमानेंट मेमोरी में सेव होती है, जैसे ही आप पावर ऑन करते हो वो फाइल वहां से उठ के रैम पे आती है और रैम एग्जीक्यूट करवाता है, फिर आपका लैपटॉप या फिर आपका नेटवर्क डिवाइस ऑन होता है। दूसरी मेमोरी होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, सर यहां पर पॉइंट लिखा है, रोम इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स फर्मवेयर। फर्मवेयर होता है सॉफ्टवेयर जो आपको डिवाइस चलाने में हेल्प करता है। हमारा रोम एक क्या होती है? परमानेंट मेमोरी जैसी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो डेटा होता है वो स्टोर रहता है, रैम की तरह नहीं होती। यहाँ पर जो फर्मवेयर की फाइल होती है, फर्मवेयर यानी जो आपका सॉफ्टवेयर होते हैं डिवाइसेस के, उनकी सारी की सारी फाइल आपकी रोम में स्टोर होती है, ठीक है। और bootstrap code essential for router and switch initial boot up process। अरे आपने देखा था जब आपका डिवाइस रीलोड हो रहा है या बूट ऑन होता है स्टार्टिंग में, तो ऐसे ऐसे कुछ हो रहा होता है, वो बिहाइंड द स्क्रीन वो क्या कर रहा है? अपनी बूटस्ट्रैप की जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है ना, बूट करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को चलाने के लिए, उस फाइल को बूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी, इसमें होती है रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है, रोम में। तो यहाँ पर वही पॉइंट बताया गया, पहला पॉइंट, इट कंटेन्स फर्मवेयर एंड बूटस्ट्रैप कोड, यहां तक लिखोगे, ठीक है। It is read only because data stored in RAM cannot be modified or altered by the user. सर ये परमानेंट मेमोरी यानी रीड ओनली मेमोरी, नाम बोल रहा है ना, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ पढ़ सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते इसमें हम। इसीलिए यहाँ पर जितना भी डेटा होगा यूजर इसे मॉडिफाई नहीं करता। रैम में इंस्ट्रक्शन देते हैं, रोम में हम डेटा स्टोर करवाते हैं, फर्मवेयर का जो आपकी बूटस्ट्रैप की फाइल होती है वो यहीं पर स्टोर होती है। प्लस आप इसमें जो भी डेटा होगा वो आप सिर्फ पढ़ सकते हो, देख सकते हो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही देखो, जो बूटस्ट्रैप हमारा जो हमारा आपको मैंने बताता हैश हैश आता आपका डिवाइस जब लोड होता है, वो जो फाइल्स होती है वो रोम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी डिवाइस ऑन हो तो लोड करवाना है उसे, ठीक है। द बूटस्ट्रैप कोड, थर्ड पॉइंट यहां बता रहा हूं गाइस, प्लीज देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है,
The bootstrap code is responsible for loading the device operating system from another memory, another location से कहीं और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है वहां से उठा के रोम पे आती है। रोम बोलता है भाई ये देख डेटा है, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। क्या आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल चेंज कर सकते हो जहां से बूट रन नहीं कर सकते। या तो वो पूरी करप्ट हो जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना आप खराब हो जाएगा, आपको कोई चेंजेस करने की वो परमिशंस नहीं होती। ठीक है, दो मेमोरी समझ में आ गई, रीड ओनली मेमोरी, रोम और रोम। पॉइंट्स लिख लिए आप सभी ने, बोलते बोलते साथ ही लिखिए। दो मेमोरी तो देख ली हमने, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम मेमोरी। ठीक है, तीसरी मेमोरी आती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश समझ रहे हो, जैसे आपका एसडी कार्ड होता है ना एसडी कार्ड, एक तरीके से वो फ्लैश मेमोरी है। उसमें उसमें आप डेटा स्टोर भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, है ना। डेटा हम स्टोर भी करते हैं ना अपने एसडी कार्ड में, फिर डिलीट भी कर देते हैं। तो आपकी फ्लैश मेमोरी भी सेम काम करती है। यानी अब सुनना, अब जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है, इमेज यानी देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक होती है इमेज जिसके अंदर सारी की सारी फाइल्स होती है। अगर मुझे इसमें अपने लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज होनी चाहिए। फिर मैं उसको यहाँ पर एक सीडी या पेन ड्राइव में लोड करवा के अपने कंप्यूटर में लगाऊंगा। फिर वो जो इमेज है वो उठती है, हमारी रैम पे जाती है, और रैम वहां पर जो भी हमें इंस्टॉल करवानी है वहां से अपना काम करता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, वो कैसे बूटअप हो रहा है वो नहीं सिखाना, बट हमें बताना है कि हमारी फ्लैश मेमोरी में हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल होती है वो हमारी कहां सेव होती है, फ्लैश मेमोरी में, वहीं से उठती है और फिर रैम पे जाती है। ठीक है, क्लियर, डन। ऐसे ही फ्लैश मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल के साथ साथ हमारी सिस्टम की फाइल भी होती है और अदर क्रिटिकल डेटा भी होता है जो हम डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल डिलीट कर दी तो मेरा डिवाइस है वो ऑन नहीं हो पाएगा, ऑन होगा बट जो हमें काम करने के लिए बना रखा है हम नहीं कर पाएंगे। रोमन मोड में तभी जाते हैं जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल उठा नहीं पाता। अभी बताऊंगा आपको, क्लियर करवाऊंगा ये चीज जो मैंने कल करवाई थी वो यही से लिंक है धीरे धीरे करके। ठीक है, द ओएस इमेज कंटेन द डिवाइस सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है वो उसके अंदर क्या होता है, डिवाइस का सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइस को ऑपरेट करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ये डिवाइस में तो भाई 8 GB की रैम है, ये सब है, बट आपका डिवाइस कब काम करेगा, जब वो अपने जिस काम के लिए बनाया गया था तो वो जो फाइल होती है सारी नेसेसरी फाइल जिससे आपका जो भी डिवाइस है वो ऑपरेट कर पाए वो हमारी ओएस के अंदर ही होती है। ठीक है, बिल्कुल। फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज स्टोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये लिखिए पॉइंट, फ्लैश मेमोरी कौन से नाम से जानी जाती है, स्टोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी आती है सर, हम सेव करते हैं ना रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप में सेव करते हैं। तो सर आपकी स्टार्टअप फाइल फ्लैश मेमोरी में एक तरीके से समझ रहे हो कि आपकी जो स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है ना, होती है एक और मेमोरी में जो बेसिक है इसका। स्टार्टअप फाइल हमारी और मेमोरी होती है, वहां उसकी एक्चुअल लोकेशन होती है। पर जो आपकी सिस्टम की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आप डिवाइस लोड करते हो, जो आपके पास इनिशियली खुलती है कि सर जब देखो मैंने होस्ट नेम पहले क्या आता है सुमित कोई भी डिवाइस हो उसका बेसिक होस्ट नेम तो पहले से आता है ना, स्विच होगा तो स्विच लिखा हुआ आता है, राउटर तो राउटर, तो वो उसकी बेसिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो कहां स्टोर होती है, हमारी फ्लैश मेमोरी में। ठीक है, ऐसे ही देखो फ्लैश मेमोरी में आपके पास ये रैम की तरह नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं हम, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। यानी अगर डिवाइस की पावर ऑफ हो जाए तो जो डेटा फ्लैश मेमोरी में होगा वो डिलीट नहीं होता। तो ये पॉइंट भी लिख लो, फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। जो डेटा है डिवाइस का पावर ऑफ होने के बाद वो लूज नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखो, यहाँ पर यूजर जो कंटेंट होता है, जो डेटा होता है हमारी फ्लैश मेमोरी का, वो मॉडिफाई भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी फ्लैश मेमोरी में होती है। ये एक बार जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको एज इट इज आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये फाइल, आप वहां से भी पढ़ के नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ऐसी हमारे पास स्टूडेंट्स एनवी रैम होती है। एनवी रैम होती है नॉन वॉलेटाइल रैम। या रैम तो हमने सुनी थी सर हमारी परमानेंट नहीं होती, ऐसी हमारे पास एक और रैम है जो परमानेंट हो सकती है, उसमें जो डेटा है ना वो परमानेंट, उसका नाम क्या है, एनवी रैम। गाइस एक चीज ध्यान रखना, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रैम। रैम पे ही क्यों हम एग्जीक्यूशन की फाइल रखते हैं, क्योंकि वो फटाफट से इंस्ट्रक्शन आती है, लोड करवाती है। और जो आपकी ये रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी होती है ना, ये थोड़ी स्लो होती है हमारी रैम से। ऐसे ही हमने बोला यार अगर हमारे पास कोई शक्ति होती कि हम रैम की फास्टनेस और परमानेंट वाली स्टोरेज कर पाए तो वो है हमारे पास एनवी रैम। इसमें डेटा और फास्टली प्रोसेस होता है और
परमानेंटली भी हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है NVRAM इज यूज्ड टू स्टोर द स्विच स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बोला था जब भी आपका डिवाइस ऑन होता है तो ओएस की फाइल उठाता होगा, तुरंत फ्लैश NVRAM में भी देखता होगा क्या मेरे पास स्टार्टअप की फाइल है, तो बस उसको भी लोड करवा दो। फिर आपकी अगर आपकी स्टार्टअप की फाइल होती है तो जो आपकी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन थी वो वहीं से कंटिन्यू हो जाता है। रविंद्र जी थोड़ा समझ में आ रहा है? नाम है रैम, रोम, NVRAM, फ्लैश। ठीक है, ये हमारी 4 मेमोरी होती है हमारे डिवाइसेस के अंदर। फ्लैश मेमोरी की तरह ही हमारी NVRAM होती है, यानी जो डेटा होता है पावर ऑफ हो गया फिर भी इसी के अंदर रहता है। स्टार्टअप फाइल हमारी कहाँ होती है? NVRAM। स्टार्टअप यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ स्टोर होती है? NVRAM में। रैम पे हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन की फाइल आती है वो हमारी रैम पे स्टोर होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी लाइट गई जो भी डेटा होगा उड़ जाएगा। एक होती है रीड ओनली मेमोरी, जो भी उसके अंदर डेटा होता है आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो उसके अंदर सिस्टम के फर्मवेयर होते हैं। फर्मवेयर यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी डिवाइस को चलाने के लिए एसेंशियल है, डिवाइस को चलाने के लिए। ठीक है, ऐसी हमारे पास फ्लैश मेमोरी होती है जिसमें आप अपनी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाल सकते हो, या फिर और भी जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो वहीं पर स्टोर होती है। ठीक है, ऐसी हमारी NVRAM है जिसके अंदर हमारी मेन फाइल कौन सी है? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वहीं सेव होती है वो। ठीक है, चलो ये सब लिख लिया यहाँ पर, आपको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तब नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सर मुझे ये बताना है, हमारे डिवाइस के पास आपका जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जैसे आपके स्विचेस हैं और राउटर्स हैं, इनके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? आईओएस यानी इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज नहीं होती, लाइनक्स नहीं होती, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसी को कोई कोई इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी बुलाता है। ठीक है, क्लियर है? यही वो फाइल है जिसके अंदर आपकी डिवाइस की क्या होती है? बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। चलो अब आगे देखते हैं एक चीज। लिख लिया इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम? कल मैंने आपको बताया था, देखो अब आपका टॉपिक है एक्सेस लेना डिवाइस का। अरे हम देखना, अब यहाँ पर सुनना, मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसी के बेस में आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा नेटवर्क बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अभी ये इंटरनेट है यानी बहुत सारे नेटवर्क बीच में है। तो इन डिवाइसेस से, स्विचेस राउटर से हम नेटवर्क बना पाते हैं, और ये ऐसे बहुत सारे नेटवर्क होंगे इंटरनेट के बीच में। ये मैंने बोला मेरे स्टूडेंट अवधेश का नेटवर्क है और ये हमारे NS3 का नेटवर्क है। अब अवधेश हमारे यहाँ नेटवर्क इंजीनियर मानता हूँ मैं। ठीक है, तो अवधेश को यार, अवधेश नेटवर्क इंजीनियर है तो उनको डिवाइस का ना, देखो ये तो कनेक्ट, ये जिस पोर्ट में लगा रहे हैं तो आपका फास्ट इथरनेट जो हमारी कनेक्टिविटी का पोर्ट होता है उसमें लगाते हैं। अब अवधेश को इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यानी देखो, मुझे कनेक्टिविटी तो बैटरी की है, बट हम नेटवर्क इंजीनियर को कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, डिवाइस को ऑपरेट करना पड़ता है कि डिवाइस प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा। कनेक्टिविटी तो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे उसके CLI में जाना पड़ेगा ना, कमांड लाइन इंटरफेस में। तो दो तरीके होते हैं आपके CLI एक्सेस करने का, क्या बताया था मैंने आपको? और फिजिकल और एक रिमोट। ठीक है, फिजिकल एक्सेस और
रिमोट एक्सेस, तो उसी के बारे में देखेंगे। फिजिकल एक्सेस तो क्या करना पड़ेगा, अवधेश को अगर यहाँ पर फिजिकल एक्सेस चाहिए तो हर डिवाइस के पास कौन सा पोर्ट होता है, कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट पे जाएंगे अवधेश जी, अपने लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे कंसोल केबल से, फिर यहाँ पर पुटी सॉफ्टवेयर की मदद से क्या कर पाएंगे, इस डिवाइस को एक्सेस कर पाएंगे, इस डिवाइस का CLI के एक्सेस कर पाएंगे। कंसोल पोर्ट है ना, बिल्कुल ठीक है। एक तरीका क्या होता है, रिमोट एक्सेस। अब अवधेश जी अपने घर पे हैं, वहां से इस डिवाइस का CLI के एक्सेस चाहते होंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल होती है, आपको बताऊंगा करके एक बारी। एक होती है हमारे पास टेलनेट और एक होती है हमारे पास SSH। ये दोनों प्रोटोकॉल हमारी क्या काम करती है, रिमोट एक्सेस करने के लिए। अगर आप अपनी एप्लीकेशन एक बार OSI का पेज खोलो, उसमें एप्लीकेशन लेयर पे मैंने आपको कुछ प्रोटोकॉल लिखवाई थी, फटाफट देखो, क्या आपको टेलनेट और SSH दिख रही है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही होगी, देखो दिख रही है ना। ये जो सर्विस है, यानी मुझको ये सर्विस SSH और टेलनेट की सर्विस, या तो मैं SSH के थ्रू एक्सेस दे पाऊंगा या तो मैं टेलनेट, दोनों एक ही काम करते हैं। अब मैंने बोला मैं शुरू करता हूँ टेलनेट से, मैंने इस डिवाइस में गया, अवधेश को जाना पड़ेगा, स्विच पे गया, स्विच का एक्सेस लेना, रिमोट एक्सेस। तो अवधेश जाएंगे हमारे इस डिवाइस पे, पहली बार तो जानना पड़ेगा, SSH की शक्तियां डालनी पड़ेगी, यानी SSH की सर्विसेज चलानी पड़ेगी इनको। उसके बाद अवधेश फ्यूचर में कभी रिमोट एक्सेस चाहते होंगे तो अवधेश को IP पता होगी इस डिवाइस की, तो वो एक्सेस ले पाएंगे, ठीक है, घर से बैठे बैठे ले पाएंगे। वही चीज जो यहाँ पर वो फिजिकली जाके कर रहे थे, वो अब अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे ये चीज कर पाएंगे सारी की सारी। तो उन्हीं के बारे में टॉपिक है आपका भी का। तो देखो, तो डालो यहाँ पर सिक्योर एक्सेस, टॉपिक है आपका एक्सेसिंग राउटर और स्विच। तो स्विच और राउटर कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग कंसोल पोर्ट और रिमोट एक्सेस यूजिंग प्रोटोकॉल, उसके नाम लिखे हुए टेलनेट और SSH, ठीक है। तो या तो कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस ले पाएगा CLI का, या तो वो रिमोट एक्सेस इन दो प्रोटोकॉल को यूज करके, इनमें से कोई एक भी कर सकता है, दोनों एक ही काम करती है, बट दोनों में अपनी अपनी फीचर्स हैं, ठीक है। तो देखो, अभी यहाँ मुझे बताओ, ये मेरा स्विच है, मैं यहाँ पर कौन सा एक्सेस ले रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे कंसोल, क्योंकि आपको दिख गई नीली केबल, आपको अभी तक पता ही नीली केबल हमारी किसकी थी, कंसोल पोर्ट, कंसोल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस ले रहा हूँ, यानी मुझे उस डिवाइस के पास उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप की चीजें होती है, पहले नाम, टॉपिक का नाम डालो, आउट ऑफ बैंड कनेक्शन और इन बैंड कनेक्शन। शुरू करेंगे आउट ऑफ बैंड कनेक्शन से। सर ये आउट ऑफ बैंड क्या होता है, थोड़ा बताइए। बताएंगे बिल्कुल। जब भी आप किसी डिवाइस का, हाँ, जब भी आप किसी डिवाइस का फिजिकल एक्सेस लेते हो, तब वहां पर हम क्या बोलते हैं, ये आउट ऑफ बैंड कनेक्शन है। क्यों है आउट ऑफ बैंड, क्योंकि डिवाइस का जो आप एक्सेस ले रहे हो, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो वहां पर आपकी डिवाइस की बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं करती। बैंडविड्थ समझते हो, बैंडविड्थ अभी बताऊंगा, पहले लिखो तो बताता हूँ। बैंडविड्थ होती है हमारे नेटवर्क कितना, अरे हमारा मैं मानता हूँ एक रोड है, 3 लेन की रोड है, तो उसकी बैंडविड्थ है एक टाइम पे 3 गाड़ियां आ सकती हैं, साफ सीधी बात। ऐसे ही हमारे नेटवर्क की बैंडविड्थ होती है, जो आपकी स्पीड आती है ना हमारे पास, ये 250 Mbps बोल रहे थे ऐसे, मुझे नहीं पता इनकी 250 Mbps का प्लान है नहीं है, यानी जो नेटवर्क है उसकी मैक्सिमम केपेबिलिटी कितनी डेटा भेजने की और रिसीव करने की, दैट इज द बैंडविड्थ, ठीक है। और जो एक्चुअल में डेटा आता है वो जरूरी नहीं है आपकी बैंडविड्थ के बराबर ही आए, उससे कम आता है, ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं आ पाएगा, जितनी रोड है उससे ज्यादा तो थोड़ी लोग घुस पाएंगे, उससे कम आता है, क्योंकि और भी लोग एक टाइम पे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मेरी नेटवर्क की बैंडविड्थ 100 Mbps है, तो यानी उस नेटवर्क से 100 Mbps का डेटा आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा, उससे कम जरूर आ सकता है। तो जब भी आप कंसोल एक्सेस लेते हो, तब आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं होती, यानी जो भी बैंडविड्थ आपने डेटा इन और आउट अपने नेटवर्क के करने के लिए किया था, यानी PC1 PC2 को जो डेटा भेज रहा है, वो बैंडविड्थ से ही भेज रहा होगा, जो भी नेटवर्क है। बट मैं अपने डिवाइस को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं ये नेटवर्क की बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं कर रहा, मैंने सीधा केबल लगा रखी है इस डिवाइस के कंसोल पोर्ट में, तो जो भी मेरा डेटा जा रहा होगा नेटवर्क की बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, उसका अलग पाथ होगा, और वो अलग पाथ से हमारे डिवाइस के पास जा रहा है। अवधेश जी ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए इसलिए इसका नाम होता है आउट ऑफ बैंड
कनेक्शन, क्योंकि कोई बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं हो रही और ये फिजिकल एक्सेस के लिए होती है। यानी मैं जब डिवाइस में कंसोल सर पोर्ट में हमारा केबल, हाँ बताओ। सर हमारा जो फोन वगैरह होता है ये भी बैंड से होता होगा ना सर, कितना हमारा नेटवर्क के स्पीड लेगा कितना नहीं लेगा? बिल्कुल सर, आपके जहां से भी आपने इंटरनेट लगाया होगा उसने आपको एक बैंडविड्थ दे रखी होगी, 50 एमबीपीएस का प्लान, 100 एमबीपीएस का प्लान, यानी इतना डेटा वो मंगवा सकता है आपके लिए। बट एक्चुअल में उसने आप उस एक्चुअल में जो आपको केबल लगा रखी है ना, उसमें ज्यादा अमाउंट को डेटा आता है, बट उसने आपको एक लिमिट करी हुई है आपकी बैंडविड्थ, कि आपकी बैंडविड्थ 50 एमबीपीएस ही रहेगी या 100 एमबीपीएस ही रहेगी, उससे ज्यादा डेटा नहीं आ पाएगा आपके पास, कि कितना मैक्सिमम डेटा आपके पास आ सकता है। बट रियल टाइम में उतना कभी नहीं आता, उससे थोड़ा कम ही आता है। ठीक है। एक होता है हमारे पास इन बैंड कनेक्शन, यानी जब भी आप रिमोट एक्सेस लोगे, अब देखो रिमोट एक्सेस क्या हो गया, मैं इसी डिवाइस का डेटा ले रहा हूं, तो जो भी मेरा अवधेश जी अपने कंप्यूटर ए से डेटा भेजेंगे टेलनेट का, यहाँ से जाएगा इंटरनेट से होते होते इस राउटर पे आएगा, इस राउटर से इसी वायर से जो नॉर्मल कनेक्टिविटी का डेटा था, इसी वायर में इनके रिमोट एक्सेस का डेटा भी आ रहा है। तो आपको पता है आपकी नेटवर्क की बैंडविड्थ भी क्या हो रही होगी, यहाँ पर कंज्यूम हो रही होगी, क्योंकि अब इसका अलग रास्ता नहीं, वही रास्ता है जिस रास्ते से कनेक्टिविटी कर रहा है, जिस रास्ते से नॉर्मल डेटा, ये फोन का डेटा, वॉइस का डेटा, नॉर्मल टेक्स्ट का डेटा आ रहा था, अब उसी रास्ते से, उसी नेटवर्क से आपके ये रिमोट एक्सेस, यानी जो आपका सीएलआई का डेटा होगा एक्सेस करने, उसी रास्ते से वो डेटा भी आ रहा होगा। इसीलिए रिमोट एक्सेस जब भी करते हो उन्हें क्या बोलते हैं, इन बैंड कनेक्शन। ठीक है, इसके लिए कोई अलग रास्ता नहीं है, इसके लिए उसी रास्ते से डेटा आ रहा है जिस रास्ते से आप नॉर्मल डेटा भी भिजवा रहे थे। तो यहाँ पर ये कंज्यूम करता है नेटवर्क की बैंडविड्थ। ठीक है, नवीन आया? तो दो टाइप की कनेक्शन है, आउट ऑफ बैंड, इन बैंड। आउट ऑफ बैंड यानी फिजिकल एक्सेस, कोई नेटवर्क की बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं हो रही। इन बैंड यानी रिमोट एक्सेस ले रहा है और नेटवर्क की बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है। एक बार जो टर्म आपको नहीं समझ में आते, बाद में भूल जाते हो, तुरंत गूगल करो, यूट्यूब करो, बट करो जरूर, क्योंकि हर चीज दिमाग में नहीं रुक सकती। बट हाँ, इसे हम रोक सकते हैं, जब हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमारे दिमाग में और परमानेंट होती रहेगी और टाइम तक याद कर पाएंगे। ठीक है। अब सर मैंने कल आपको कंसोल पासवर्ड लगाने भी सिखाया था कि गाइस अब आपको आ गया सिक्योर करना है कम्युनिकेशन कंसोल पोर्ट, यानी कल मैंने आपको ये करवाया था टॉपिक में, फटाफट से अगर आपने लिखा होगा इसका तो यहाँ पर लिख सकते हो। कंसोल एक्सेस को कैसे सिक्योर करते हैं, हम जाते हैं पहले कहां पर, देखो बाय डिफॉल्ट आपका कंसोल, कोई भी बाय डिफॉल्ट आपका कोई पासवर्ड नहीं लगा होता कंसोल पोर्ट में। आप अवधेश गया हमारे इस डिवाइस पे, अपना केबल अटैच करी कंसोल पोर्ट में, कंसोल केबल, रोल ओवर केबल, पुटी सॉफ्टवेयर किया, तुरंत सीएलआई खुला उसका और वो यूजर एग्जीक्यूटिव मोड में एंटर कर लेगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट कंसोल पोर्ट में कोई चीजें हमारी नहीं होती। तो हम आप पर कंसोल पासवर्ड लगाने के लिए तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता है, आप देखोगे स्विच 1 लिखा हुआ है, कौन टी डाला है प्रिविलेज मोड पे, एंटर किया तो कौन से मोड पे आ गया मैं, ग्लोबल मोड पे। ग्लोबल मोड में मैंने इनेबल पासवर्ड NS3 एडू डाल दिया। आपको पता है इनेबल सीक्रेट ज्यादा अच्छा बेटर पासवर्ड है, उससे एक कमांड से दो चीजें हो रही है, पासवर्ड भी डल रहा है और इनक्रिप्ट भी हो रहा है, हायर इंक्रिप्शन। तो इनेबल सीक्रेट ज्यादा पावरफुल कमांड है इससे ज्यादा। ठीक है। फिर मैंने कल आपको बताया था, जब भी आपका गाइस ये लाइन कंसोल 0 आपकी कंसोल पोर्ट की बात होती है हमेशा, ये कमांड जो भी आप कौन से मोड पर डाल रहा हूं मैं कमांड, ग्लोबल मोड पे मैंने डाली लाइन कंसोल 0, यानी जो हमारा कंसोल पोर्ट है हम उसके अंदर एंटर करना चाहते हैं लॉजिकली कमांड्स के थ्रू। एंटर मारा, मैं कंसोल पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया। अब मैं जब इसके अंदर आ गया, आप नाम देखोगे कॉन्फ़िग लाइन आ गया, तो हम पहले चीज क्या डालते हैं, पासवर्ड, और जो भी आपका पासवर्ड है आप वो डालते हो। फिर आप यहाँ पर आखिरी में लॉगिन लिखते हो, कि जब कब मांगेगा पासवर्ड, जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे मैं टच एंटर करूँ, सीएलआई मैंने एंटर किया, पुटी से एंटर किया, जो पहली स्क्रीन आएगी वो किसकी आनी चाहिए, अब यूजर ऑथेंटिकेशन की। वहां जो पासवर्ड डाला आपने यही पासवर्ड डालेंगे, तभी हम मोड में आ पाएंगे अपने वाले। ठीक है। तो ये कमांड थी हमारे सिक्योर करना कंसोल पोर्ट को। ठीक है। अब सर देखो यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर, यहाँ पर वो सेव करने के लिए मांगता है, सर यहाँ पर नहीं मांगता। आपने जो यहाँ पर कमांड चलाई है, आपने एंटर किया, कौन सी फाइल में सेव हो जाएंगी, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। इंस्ट्रक्शन तो गई रैम पे, उसने एग्जीक्यूट कराया, पासवर्ड सेट करा दिया, बट वो कहां पर स्टोर होंगी हमारी, रनिंग कॉन्फ़िग। रनिंग कॉन्फ़िग एक तरीके से आपकी रैम पे ही होती है, एक तरीके से जो भी आपकी रियल टाइम की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी वो रैम पे स्टोर हो रही है, बट जैसे ही पावर ऑफ हुआ वो उड़ गई।
फिर जो वापस बेसिक हमारी कहीं और हमारी रीड ओनली मेमोरी में बेसिक हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन थी, वापस उठती है, वापस रैम में चिपक जाती है। तो हमें परमानेंटली स्टोर करने के लिए जो रनिंग कॉन्फ़िग हमारी अभी करंटली रैम पे है, उसे हमें एनवी रैम पे स्टोर करवाना पड़ता है। इसीलिए राइट कमांड डालते हैं तो रैम से एनवी रैम पे क्या हो जाती है, फाइल सेव हो जाती है। अब वो परमानेंट हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो अगली बार जब भी आपका डिवाइस उठेगा वो दिखेगा कि हमारे पास स्टार्टअप फाइल है तो बस ठीक है, इसे उठाओ, रैम में लोड कराओ, काम करवाओ। ठीक है, अब गाइस ऐसे ही मुझे करना है। मैं अपना यहाँ पर देखो, अब आता है रिमोट एक्सेस लेने की बारी। फिजिकल एक्सेस तो हम समझ गए, कंसोल केबल डायरेक्ट लगा दी तो बहुत बढ़िया, नहीं लगाई तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक और तरीका रिमोट एक्सेस करने का, बट रिमोट एक्सेस के लिए आपको डिवाइस में जाके कुछ कमांड्स डालनी पड़ती है। ठीक है, तो आज मैं आपको पहले सिखाऊंगा टेलनेट की शक्तियां। टेलनेट एक प्रोटोकॉल था एप्लीकेशन लेयर का, ये डाल रहे हैं हम अपने डिवाइस पे। अब देखना, पहले कमांड्स देख लेते हैं, टेलनेट ही करेंगे आज अच्छे से। देखो टेलनेट के लिए क्या क्या यहाँ पर कमांड दिखेगा, पहले लिखी हुई मैं इनेबल लिखा, मैंने स्विच 1 में इनेबल टाइप किया, प्रिविलेज मोड पे आया, कॉन्फ़िगर डाला टर्मिनल, कौन से मोड पे आ गया, वहां पर मैंने क्या कमांड टाइप करी, इनेबल पासवर्ड, जो पासवर्ड देना दे दिया। फिर यहाँ पर मैंने, अब देखो जब आप रिमोट एक्सेस लेना चाहते होगे तब वहां पर एक अलग पासवर्ड आता है स्टूडेंट्स, लाइन पासवर्ड नहीं आता। जैसे हम लाइन कंसोल 0 लिख रहे थे ना वहां पर, अब यहाँ पर क्या आएगा, लाइन कंसोल, सॉरी लाइन VTY, VTY फॉर वर्चुअल टर्मिनल, वर्चुअल टर्मिनल। तो जो आपका कंसोल का था वो तो डायरेक्ट था, फिजिकल एक्सेस था। रिमोट एक्सेस जब भी कर रहे होगे आपको डिवाइस में जाके पहले तो इनेबल करना पड़ेगा टेलनेट या SSH। मैं अभी स्विच के अंदर हूँ, रिमोट एक्सेस नहीं कर पा रहा मैं अभी तक, जब तक मैं यहाँ पर इनेबल नहीं करूंगा रिमोट एक्सेस की शक्तियां, फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो मैंने कैसे इनेबल करूंगा रिमोट एक्सेस की फंक्शनैलिटी, लाइन VTY, यहाँ पर आगे लिखा है 0 से 4, यहाँ पर ये बता रहा है एक टाइम पे कितने बंदे कर सकते हैं एक्सेस उस डिवाइस को। तो अगर आपके पास पहली कमांड क्या है रिमोट एक्सेस में, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, समझिएगा। पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर, जो भी डिवाइस हो, स्विच ले लो या राउटर ले लो, ठीक है, लाइन VTY पर लिखा है 0 to 4 लिखा हुआ है। सर ये बोल रहा है 0 1 2 3 4, बोल रहा है एक टाइम पे 5 बंदे हमारे इस डिवाइस में एक्सेस कर पाएंगे। अब ये बता रहा है कि लाइन VTY कितने बंदे अलाउ करने हैं, 0 से लेके 4, यानी 1 2 3 4 5, 5 बंदे एक टाइम पे इसका एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर 0 से लेके 1 लिखोगे तो कितने होंगे, सिर्फ 2 ही बंदे एक्सेस कर पाएंगे। आप बता रहे हो कितने बंदों के लिए आप करवाना चाहते हो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर टाइप किया, इसके अंदर घुसा मैंने यहाँ पर लिखा पासवर्ड क्या है, CCN है। चाहे आप कुछ भी दे दो पासवर्ड यार, ये रिमोट एक्सेस वालों के लिए अलग पासवर्ड है, कंसोल पोर्ट का नहीं है, रिमोट एक्सेस वालों के लिए। ठीक है, फिर वापस लॉगिन लिख दिया, एग्जिट कर दिया, क्लियर। ठीक है, अब देखो फिर मैं अपने पीसी में जाऊंगा और नीचे करूंगा। अभी मैं आपको पहले एक नेटवर्क बनाता हूँ फटाफट से और आपको यहाँ समझाता हूँ। गाइस आप देख पा रहे होगे नॉर्मल मेरा टोपोलॉजी है। ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा। अब अभी तो मैं अपने नेटवर्क के अंदर बता रहा हूँ, आप चाहे दुनिया में किसी भी नेटवर्क में हो आप रिमोट एक्सेस कर पाओगे, चाहे अपने नेटवर्क के अंदर हो चाहे आप अपने घर के नेटवर्क में, आप जरूर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी देखो मैंने सिर्फ कनेक्टिविटी बताई है, किसी को कोई IP नहीं बताई, तो मैं यहाँ पर पहले IP बतानी पड़ेगी ना। तो मैं नेटवर्क बता रहा हूँ 192.168.1.0/24। ठीक है, अब मैं पहली IP दे रहा हूँ PC0 को 192.168.1.1। ठीक है, 192.168.1.1 सबनेट मास्क बता दिया, डिफॉल्ट गेट बता रहा हूँ अपने नेटवर्क का बाहर जाने का रास्ता और अंदर 254।
लास्ट सॉलिड होस्ट की आईपी, एक आईपी देनी पड़ती है, मैं लास्ट सॉलिड होस्ट की आईपी दे रहा हूँ यहाँ पर। डिफॉल्ट गेटवे पूरे नेटवर्क में सेम रहता है, ठीक है, 192.168 1.2 255 255 255 और डिफॉल्ट गेटवे 192.168 1.254 पूरे नेटवर्क में सेम रहता है। और डिफॉल्ट गेटवे की आईपी मैं कहाँ दूंगा? अपने राउटर के इस वाले इंटरफेस में, क्योंकि मेरे नेटवर्क में आने और जाने का यही रास्ता है ना। तो देखो, अब पहले तो ऑप्शन में जाना, यहाँ पर प्रेफरेंस में जाना, और यहाँ पर अलाउ शो पोर्ट्स इन द लॉजिकल में क्लिक करोगे तो आपके जिस पोर्ट से आप कनेक्टेड हो, जो केबल जिस पोर्ट में लग रही है आपके, उसका नाम शो हो जाएगा, गिग है, फास्ट है या क्या है ना। अगर गिग पोर्ट है तो कितने डेटा वो भेज सकता है, याद करो, 1000 Mbps का। फास्ट कितने, तो कितनी एमबीपीएस का डेटा भेज सकता, सपोर्ट कर सकता है? 100 Mbps का, है ना। तो देखो मैं अभी यहाँ पर CL ऐप हूँ राउटर के कमांड लाइन इंटरफेस में, इनेबल टाइप किया, कन्फिग टी टाइप करो, यानी शॉर्ट कोड है हमारे, ठीक है। अब आपको कन्फिगर टर्मिनल लिखने की पूरी जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट कोड भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपके बाद क्या लिखते हैं हम? इंटरफेस कौन सा है? gig 0/0। जिस इंटरफेस में आप टाइप करना हो उसके इंटरफेस के अंदर गया हूं मैं। जैसे मैंने इंटरफेस gig 0/0 डाला, आप यहाँ पर देखोगे config if यानी config इंटरफेस। अब मैं gig 0/0 के अंदर हूं। अब मुझे यहाँ पर अगर आईपी देनी होती है तो यहाँ पर हम जैसे वहां पर देते थे, यहाँ पर हम कमांड्स के फॉर्म में देते हैं। तो कमांड है आईपी एड्रेस और फिर आईपी दूंगा इसी नेटवर्क की 192.168.254 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। एंटर किया, आईपी गई, बट अभी देखो यहाँ पर रेड दिखा रहा है, आईपी मैंने दे तो दी, बट यहाँ पर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे स्विच के सारे पोर्ट, स्विच के जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सारे हमारे नो शटडाउन होते हैं, यानी पहले से ऑन होते हैं। बट जो राउटर के पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट शटडाउन होते हैं। तो मैं नो शटडाउन कमांड चला के इसे क्या कर दूंगा? ऑन कर दूंगा। देखो जैसे मैं ऑन एंटर मारूंगा ये ग्रीन हो जाएगी, लाइट होगी ग्रीन। तो मैंने नो शटडाउन से ना ऑन कर दिया। अब आईपी मिल गया यहाँ पर। अब देखो एक बार कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पिंग करके देखता हूँ कि क्या मैं अपनी डिफॉल्ट गेटवे के ऊपर डेटा भिजवा पा रहा हूँ। मैंने पिंग 192.168.1.254 आईपी यहाँ पर ट्राई करी, एंटर किया, देखो अभी देखते हैं रिप्लाई आता है नहीं आता। एक्चुअली अभी नहीं आएगा, अभी यहाँ पर ये पोर्ट डाउन जा रहा है इसकी वजह से। अब आएगा, बताऊंगा वो क्यों करता है, उसका रीजन है सर, उसका रीजन है, वो बता रहे ना, रीजन है, बिल्कुल रीजन है, ठीक है। वो पोर्ट डाउन उसका बताऊंगा सर अगली क्लास में, आपको भी बताऊंगा, ठीक है। रिमोट एक्सेस के बाद वही बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अब हो रहा है, यानी चीजें चल रही हैं। अब बट मेरे को देखो, मुझे इस डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेना है। मैं अभी राउटर का लेके दिखा रहा हूँ, स्विच का नहीं, राउटर का, ठीक है। राउटर पे गया मैं, यहाँ मैंने टाइप किया स्टूडेंट, देखो वापस एग्जिट करूंगा, कौन से मोड पे आ गया मैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब मैं इंटरफेस से भी बाहर आ गया, मैं इंटरफेस के अंदर नहीं, मैं इंटरफेस से भी बाहर आके नॉर्मल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब भी आप ये कर रहे होगे तब यहाँ पर आप क्या करोगे? लाइन VTY, कितने बंदे हैं? 5 बंदे, 1 2 3 4, 4 है, तो यानी 0 से लेके 3, ठीक है। एंटर, पासवर्ड क्या है? TCNN, चलो रवि कैपिटल में @NST डाल रहा हूँ, ठीक है। एंटर किया बॉस, मैंने पासवर्ड डाल दिया अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉगिन लिखूंगा, एंटर मारूंगा, लाइन। अब मेरे वर्चुअल टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए, वर्चुअली टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए ये चीजें चलेंगी, ठीक है। एग्जिट, ठीक है, डन। अब देखो अभी जितनी भी कमांड्स आई हैं बाय डिफॉल्ट कहां सेव हो रही होंगी? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। देखो हेंस प्रूफ, देखो शो रनिंग कॉन्फ़िग टाइप कर रहा हूं तो आप यहाँ पर देखोगे रनिंग कॉन्फ़िग खुल गया स्टूडेंट मेरे पास, है ना। अब इसमें देखो, इसमें आप पढ़ोगे ना, इसको पढ़ना ही आना चाहिए। डिवाइस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो रही है वो सारी यहाँ पर सेव हो रही है। अब देखो मैंने यहाँ पर डाला था रिमोट एक्सेस के लिए, तो देखो ये लाइन जो मैंने एज इट इज डाली थी यहाँ पर आ रही है, आ रही है ना। तो वो बोल रहा है 4 बंदों के यूजर के लिए ये पासवर्ड मांगी रवि @NS3 स्मॉल में, ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट आपका टेलनेट इनेबल होता है रिमोट एक्सेस के लिए, जो वर्चुअल टर्मिनल एक्सेस कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या ऑन होता है हमारे पास? तो बाय डिफॉल्ट आपके पास टेलनेट इनेबल होता है। टेलनेट हमारे पोर्ट नंबर 23 में
ओपन हो जाएगा। यानी मेरे डिवाइस का अब ये क्या होगा, जो मेरा ये डिवाइस है ये राउटर है, इसका पोर्ट नंबर 23 ओपन रहेगा टेलनेट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। अब चाहे मैं इस नेटवर्क में हूँ चाहे मैं किसी नेटवर्क में हूँ, मैं जैसे कि यहाँ पर इस कंप्यूटर में गया, कमांड प्रॉम्प्ट में गया गाइस, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट में गया मैं, यहाँ पर मैं एंटर, अब मैं एक कमांड डालूंगा टेलनेट। कैसे एक्सेस करने आता हूँ मैं टेलनेट से, कौन सी आईपी है 192.168.1.254, एंटर करूंगा। यहाँ पर इसने बोला इसने एक मैसेज भेजा, इसने बोला वहां पर वो पोर्ट ओपन था, तो सबसे पहले इसने क्या मांगा यहाँ पर, हाँ देखो मैंने कोई कंसोल पोर्ट में कोई केबल नहीं लगाई यहाँ पर, अब मैं एक दूसरी जगह से रिमोट एक्सेस ले पाऊंगा इस डिवाइस का। देखो क्या पासवर्ड है हमारे हमारे पास, ravi@NS3, एंटर किया और मैं कहाँ आ गया, कहां से एक्सेस कर रहा हूँ, पीसी से। सर यही है रिमोट की शक्तियां। आपको ये तो डिवाइस के बेसिस में कर रहा हूँ, आप ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी आप कर सकते हो, बट आपको जो दूसरा कंप्यूटर जिसका आपको रिमोट एक्सेस लेना है, आपको वहां पर जाके SSH ऐसे नहीं चलेगा, टेलनेट ऐसे नहीं चलेगा, उसका अलग तरीका होगा बट काम सेम करेगा। रिमोट एक्सेस ले पा रहा हूँ मैं किसी भी डिवाइस का, मैं आपके डिवाइस का भी ले सकता हूँ, इनके डिवाइस का भी, इनके डिवाइस का, आप लोग भी मेरे डिवाइस का ले सकते हो, अगर मेरे डिवाइस में टेलनेट या SSH ओपन होगा तो। मैं अपने राउटर पे गया, अपने हमारे सिनेरियो पे मैंने टेलनेट चलाया, टेलनेट मैं जब भी लाइन VTY में जाता हूँ तो मेरा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेलनेट इनेबल होता है। मैंने SSH इनेबल नहीं करवाया था, बाय डिफॉल्ट क्या इनेबल था, टेलनेट। अब देखो क्योंकि मैंने यहाँ पर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव नहीं करवाया था ये, तो ये तो देखो बाय डिफॉल्ट आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारी परमानेंट नहीं होती। अब मैं यहाँ पर, चलो ये तो मैं रिलोड भी नहीं कर रहा, मैंने बोला गलती से मेरे से यहाँ पर लाइट चली गई और मैंने ऑन करके ऑफ कर दिया, बॉस जो भी मैंने, देखो ये बूट हो रहा है, तो इस बूट में क्या कर रहा होगा, ये जितनी भी इसकी बूटस्ट्रैप फाइल है वो आ रही है, यहाँ पर देख रहा स्टार्टअप फाइल है, वो लेके आओ, सारी की सारी चीजें इस टाइम की मांग लेगा। हाँ अब देखो क्योंकि मैंने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप में सेव नहीं करवाया था, मैं वापस इनिशियल जगह में पहुंच गया हूँ अपने, वो तब तक काम करेगा जब तक आपका डिवाइस पावर ऑफ ना हो। तो देखो वापस नो करके फटाफट से इनेबल, ठीक है, नहीं टेलनेट नहीं यार, कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िग टर्मिनल शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। और फिर अब देखो वो तो था टेलनेट का तरीका, ऐसे ही अब देखो यहाँ पर मैंने, देखो अब यहाँ पर एक बार देखो कुछ, अब देखो मुझको कुछ कमांड्स यहाँ पर चलानी है, मुझे प्रिविलेज मोड की कमांड चलानी है, यहाँ पर शो कमांड पढ़नी है, तो सर वो यहाँ पर मैं अगर शो रनिंग कॉन्फ़िग डालूंगा यहाँ पर देखो नहीं चलेगी ना, एरर आ गया। बट यहाँ पर देखिएगा अब मुझे फोर्सफुली इसको चलानी है, मुझे इसे फोर्सफुली चलानी है उसको, तो उसका काम है क्या, सिंपली मैं डू लिख दूंगा किसी भी रनिंग प्रिविलेज मोड की कमांड के आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एग्जीक्यूट होगी ना वो। तो कभी भी आपको फोर्सफुली कोई कमांड चलानी हो जो प्रिविलेज मोड की शो कमांड हो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, तो हम क्या ऐड करते हैं आगे, टू, ठीक है। दो चीजें आपने आज ध्यान रखी, टेलनेट का और फोर्सफुली चलाने का, ठीक है। अभी देखो मैंने अभी यहाँ पर क्या हुआ, वापस बेसिक हम आ गए इस पे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना आज, सबसे पहले आज जाती है आपको प्रैक्टिस इस चीज की करनी है, ठीक है। वापस इंटरफेस में आईपी दे रहा हूँ मैं, इंटरफेस में गया gig0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.254.255.255.255.0 नो शटडाउन, ठीक है, इनेबल हो गया। यहीं पर अब देखो मुझे प्रिविलेज मोड की कमांड थी ना राइट कॉपी वाली, मैं यहीं पर फोर्सफुली चला रहा हूँ, देखो डू राइट, डू लगाया तो फोर्सफुली यहाँ पर हमारी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में वो कमांड चल गई। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डू शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग देखूंगा गाइस, तो ये भी चलनी चाहिए यहाँ पर, देखो ये भी चल गई, ठीक है। इंटरफेस में देखो यहाँ पर अभी जो हमने इंटरफेस में आईपी दी थी वो यहाँ पर आ गई है, आ गई ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी और इंटरफेस में आईपी नहीं आ रही थी और हम स्टार्टअप फाइल देख रहे हैं, तो आप ऐसे प्रिविलेज मोड की कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हो। कोई लोड तो नहीं, स्ट्रेस तो नहीं हो रहा कोई, नहीं ना, एग्जिट करो, ठीक है। वापस मैं यहाँ पर एक बारी वापस कमांड चला के दिखा रहा हूँ, क्या कमांड होती है, लाइन VTY जितनी भी चाहिए, देखो आपके पास बाय डिफॉल्ट 15 बंदों की कर सकते हो टाइम पे, तो आप देखो क्या कर सकते हो, 0 से लेके आप 15 यहाँ पर डाल सकते हो, यानी कितने बंदे हो जाएंगे, 16, ठीक है। एंटर करूंगा, 16 बंदे एक टाइम पे एक्सेस कर पाएंगे, आप उनके लिए बोल रहे हो, आप चाहते हो सिर्फ एक ही बंदा एक्सेस कर पाए, एग्जिट करो, लाइन VTY 0 से लेके 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बंदा एक्सेस होगा सिर्फ, ठीक है।
लॉगिन, सॉरी क्या डालना है, पासवर्ड CCNA, ठीक है, लॉगिन टाइप कर दिया, एग्जिट टाइप कर दिया, रन हो गया, डू राइट चला दिया मैंने यहाँ पर सेव करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहां से मैं अभी वापस रिमोट एक्सेस ले रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। टेलनेट 192.168.1.254 ओपन था, पासवर्ड था CCNA, एंटर। अरे CCNA स्मॉल में था क्या, ठीक है, CCNA था कैपिटल में तो चल गया। अब देखते हो मैं इसी टाइम पे दूसरे कंप्यूटर से भी एक्सेस लेके देखता हूँ इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया CMD में, टेलनेट 192.168.1.254। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, उसने एक्सेप्ट नहीं किया वो रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने कितने बंदे अलाउ किए थे, एक ही बंदा किया था, इसलिए वहां पर उसने उसका क्या कर दिया, क्लोज बाय फॉरेन होस्ट। जितने बंदे आप अलाउ करोगे उतने बंदे एक टाइम पे एक्सेस कर पाएंगे। अभी मैं अपने नेटवर्क के अंदर ही हूँ, बट आप देख पा रहे हो कि मुझे यहाँ पर मुझे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होना पड़ रहा। अगर मैं यहाँ पर किसी और नेटवर्क से भी होता, इंटरनेट होता, मेरा डेटा यहाँ तक पहुंच पा रहा होता, तो 100% मैं इसका रिमोट एक्सेस ले पाता किसी भी नेटवर्क से। चाहे मैं अभी NS3 के यहाँ बैठा हुआ हूँ, अवधेश ने अपने घर पर राउटर लगा रखे, कोई प्रॉब्लम आती है, अवधेश बोलते हैं सर एक्सेस ले देख लो, तो ये टेलनेट चलाएंगे या तो SSH चलाएंगे। अब टेलनेट और SSH में क्या फर्क होता है सर, जो भी डेटा आपको यहाँ पर सुनना, जो भी डेटा, अगर मैंने यहाँ पर टेलनेट बाय डिफॉल्ट क्या इनेबल था हमारे डिवाइस में, टेलनेट, जब भी आप वर्चुअल एक्सेस देना चाहते हो, तो जो भी डेटा यहाँ अवधेश भेज रहे होंगे, चाहे होस्ट नेम चेंज कर रहे हैं, चाहे कुछ भी भेज रहे होंगे, ये सर कौन सी फॉर्मेट में जा रहा होगा। तो बीच में अगर कोई बंदा कैप्चर कर ले, कोई अटैकर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई अटैकर बैठा हुआ है, तो वो यहाँ पर पढ़ सकता है। अगर उसके पास कोई टूल होगा, तो अगर वो ये डेटा उसके पास से जा रहा होगा तो पढ़ सकता है टेलनेट की, भाई कौन भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है और क्या भेज रहा है। बट अगर वहीं पर मैंने यहाँ पर SSH को इनेबल किया होता, जो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा, SSH इनेबल किया होता, तो ये डेटा वापस इंटरनेट से जा रहा होता, अटैकर के पास से भी जा रहा है। बट अटैक, अब ये डेटा है ये कैसे जाता है, प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता, ये डेटा जाता है इनक्रिप्ट होके। तो यानी वो बंदा कैप्चर तो कर पाएगा बट पढ़ नहीं पाएगा कौन भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, किसके लिए भेज रहा है, क्या भेज रहा है। तो ये है SSH और टेलनेट की शक्तियां। टेलनेट चलाएंगे आज, और जब लास्ट क्लास में मैंने आपको पासवर्ड डालना बताया था, ब्रेक करना बताया था, वो करोगे, तभी मैं कल आपको SSH पढ़ाऊंगा। आज का आपका टास्क है फॉर एवरीवन, कल की वीडियो देखना, यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू ब्रेक पासवर्ड फॉर राउटर, ये सब जो भी करना है करो, बट इतना पासवर्ड ब्रेक करना, अपना ये कंसोल में पासवर्ड डालना, कनेक्टिविटी बिठाना, और आज टेलनेट वाली शक्तियां करना, ये आपका आज का टास्क है। कल कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे से। अवधेश, आपकी अवधेश क्लास में हो? यस सर। अवधेश आपको बोलूंगा, मैं आप कल वाली वीडियो देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, कमांड लिखिएगा, और नेट से यूट्यूब पे कहीं से भी देखो, बट ये जो आपने कल पढ़ा उसकी बट देखते रहो उसकी वीडियो, जितने भी मैंने कल टॉपिक करवाया ना अवधेश अभी तक, टेलनेट के बारे में, कंसोल पोर्ट के बारे में, रिमोट एक्सेस के बारे में, आप इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ोगे आज, ठीक है, कर दोगे बॉस? ओके सर। ठीक है, यस सर। होमवर्क नहीं दे रहा, टास्क दे रहा हूँ, होमवर्क नहीं है, टास्क है आपका, आपके लिए, ठीक है। चलो, और कौन आ रखे क्लास में ऑनलाइन वाले? गुफरान जी, आवाज आ रही है यस सर। आपको? यस सर सर। टेलनेट समझ में आया बॉस? सर थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था। मैं ना प्लस क्लास के बाद आपको वीडियो भेजता हूँ, एक बार आज ट्राई कर लोगे कंसोल पोर्ट यस सर। वाला, और यस सर। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, तब मैं आपको ओके। SSH समझाऊंगा, ठीक है, फिर वो भी तब आप और क्लियर करोगे, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक कल यू। मिलते हैं सेम टाइम पे और पढ़ेंगे SSH के बारे में। दैट्स ऑल। आया ना, कौन से मोड पे आया था?